पार्ट 1। वो अनजाना स्टेशन। बरसात की रात थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रुकी और एक लड़की उतरी, भीगती हुई, कांपती हुई। उसका नाम सानवी था। काले दुपट्टे में लिपटी, बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब डर, और आंखों के नीचे थकान से ज्यादा कोई राज छुपा हुआ था। वो सीधा स्टेशन के बेंच पर बैठी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, लेकिन फ़ोन बंद था और नज़रें बार बार पीछे मुड़ रही थी। स्टेशन पर एक और इंसान बैठा था, आरव, जो उस पर नज़र रखे हुए था, लेकिन उससे अनजान। तुम्हें देर हो गई, सानवी ने धीरे से कहा। आरव चौंका। तुम मुझसे बात कर रही हो? सानवी ने उसकी आंखों में झांका और कहा, हाँ, क्योंकि तुम वही हो ना जिसने मुझे लिखा था कि वक्त आने पर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। आरव का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। अब सवाल ये है कि आरव और सानवी का क्या रिश्ता है? कौन है जिसने सानवी को खत भेजे, और सानवी किससे भाग रही है? इस नॉवल की कहानी में हर चैप्टर एक नई परत खोलता है, प्यार की, धोखे की और एक अतीत की जो आज तक जिंदा है। पार्ट 2। 5 साल पहले। कॉलेज का पहला दिन हमेशा किसी नई किताब के पहले पन्ने जैसा होता है, ताज़ा, साफ और एक अनजानी कहानी की शुरुआत लिए हुए। आरव के लिए भी ये दिन कुछ ऐसा ही था। भीड़ में चेहरों की भरमार थी, लेकिन उन्हीं में से एक चेहरा था जो बाकी सबसे अलग लग रहा था, सानवी का। वो सफ़ेद सूट में थी, उसके बाल हल्के से गीले थे, शायद बारिश में भीग कर आई थी। हाथों में किताबें थीं और होठों पर एक अधूरी मुस्कान। वो मुस्कान जो दिल को छू जाती है लेकिन आंखों तक नहीं पहुंचती। आरव उस पल को कभी नहीं भूल पाया। पहली क्लास में प्रोफेसर का परिचय चल रहा था और आरव की नज़रें बस एक ही दिशा में थी। जब प्रोफेसर ने नई लड़कियों से उनका नाम पूछना शुरू किया तो उसकी बारी आई। सानवी, उसने धीमे से कहा। आरव ने मन ही मन दोहराया, सानवी। नाम जैसे उसकी मुस्कान की तरह अधूरा सा लेकिन गूंजता हुआ। दिन ढलते ही दोनों की राहें लाइब्रेरी में टकरा गईं। आरव अपनी पसंदीदा किताब द साइकोलॉजी ऑफ साइलेंस लेने गया और उसी समय वही किताब सानवी भी उठा रही थी। दोनों की उंगलियां किताब के कवर पर एक साथ पहुंची। एक हल्की सी टिक्कर, फिर एक पल की खामोशी। तुम पढ़ती हो ये सब? आरव ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। सानवी ने किताब हाथ में लेते हुए कहा, शोर में जीने के लिए चुप्पी को समझना जरूरी है। वो जवाब साधारण नहीं था। आरव को लगा जैसे वो एक सामान्य लड़की नहीं, किसी कविता से निकली हुई पंक्ति हो। उसी शाम से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। कॉलेज की भीड़ में अब एक कोना ऐसा था जहां आरव और सानवी साथ होते। कैंटीन की एक खास टेबल, लाइब्रेरी का वही कोना और पार्क का एक पेड़ जिसके नीचे दोनों घंटों बैठते। आरव एकदम उल्टा था, बोलने वाला, हंसी मजाक करने वाला, हर छोटी बात पर मजाक बनाने वाला, जबकि सानवी चुप, गहराई में डूबी हुई और बातों को समझने वाली। तुम इतनी शांत क्यों रहती हो? एक दिन आरव ने पूछा। सानवी ने जवाब दिया, क्योंकि ज्यादातर लोग शोर में खुद को खो देते हैं और मुझे डर है कि अगर मैं भी शोर करूं तो कहीं मैं खुद को ही ना खो दूं। वो जवाब आरव को चुप करा गया। पहली बार उसने महसूस किया कि खामोशी भी एक भाषा होती है। एक बार आरव ने कहा, तुम्हारी मुस्कान अधूरी क्यों लगती है? सानवी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि जिंदगी की कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं और जब तक वो पूरी नहीं होती, मुस्कान भी अधूरी रहती है। कॉलेज के दिन बीतते गए, सेमेस्टर बदलते गए, दोस्तियां गहरी होती गई, पर आरव को हमेशा लगता कि सानवी के चेहरे पर कुछ छुपा हुआ है, कोई राज, कोई घाव जो उसने कभी दिखाया नहीं। एक दिन कैंटीन में बैठे बैठे आरव ने मजाक में पूछा, कहीं तुम सीक्रेट एजेंट तो नहीं? सानवी मुस्कुराई, अगर बताऊंगी तो राज नहीं रहेगा। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों कैंपस की छत पर बैठकर कॉफी पी रहे थे। बारिश की बूंदें लोहे की रेलिंग से टकरा रही थीं। आरव ने पूछा, कभी किसी से कुछ छुपाया है? सानवी ने कॉफी के कप को घुमाते हुए कहा, हाँ, खुद को। आरव को लगा जैसे वो हर जवाब के पीछे एक दीवार खड़ी कर देती है, लेकिन उसे वो दीवार गिरानी थी। कभी चाहा है कि कोई तुम्हें पूरी तरह जाने बिना पूछे? आरव ने पूछा। सानवी ने एक गहरी सांस ली। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं टूट जाऊं तो कोई हो जो मुझे बिखरे हुए टुकड़ों से समझ सके, बिना जोड़े हुए। वो रात एक मोड़ थी। आरव को अब यकीन था कि वो सिर्फ सानवी से दोस्ती नहीं चाहता था, वो उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता था।
लेकिन उस मुस्कान के पीछे जो दर्द था उसे भी समझना जरूरी था। एक और शाम जब दोनों लाइब्रेरी में बैठे थे, आरव ने देखा कि सान्वी की आंखें किताब पर नहीं, कहीं खोई हुई थी। तुम किसे सोच रही हो? उसने कहा। एक अधूरी कहानी को। कौन सी? जो अभी लिखी नहीं गई। अगले दिन आरव ने उसे एक डायरी दी, खाली पन्नों से भरी हुई। ऊपर लिखा था, अपनी कहानी लिखो। सान्वी ने वो डायरी बहुत ध्यान से ली और पहली बार उसकी मुस्कान थोड़ी सी पूरी लगी। लेकिन उसी दिन शाम को कुछ अजीब हुआ। सान्वी कॉलेज से अचानक गायब हो गई। कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। उसका फोन बंद था, हॉस्टल खाली था। अगले दिन प्रिंसिपल ऑफिस में एक चिट्ठी पहुंची। सान्वी के नाम की कोई जानकारी नहीं दी गई थी, बस लिखा था कि वो अपनी मर्जी से जा रही है। आरव उस चिट्ठी को देखकर टूट गया। वो डायरी वहीं उसकी टेबल पर रखी मिली। पहले पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, कुछ कहानियां पूरी होने के लिए नहीं लिखी जाती, बस याद रह जाने के लिए होती हैं। आरव ने उस पन्ने को अपने पास रख लिया और बाकी डायरी आज तक बंद ही रखी। लेकिन उसकी कहानी वही खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ कहानियां लौट कर जरूर आती हैं, अधूरी मुस्कानों के साथ। पार्ट 3। वो आखिरी शाम। कॉलेज का आखिरी दिन था। फेयरवेल की तैयारी जोरों पर थी। चारों तरफ सजावट, हंसी ठिठोली और रंगीन कपड़ों की रौनक फैली हुई थी। दोस्त अपने अपने ग्रुप में फ्यूचर प्लान्स की बातें कर रहे थे। किसे नौकरी मिल गई, कौन विदेश जा रहा है और किसकी शादी की बात पक्की हो रही है। लेकिन उस भीड़ में एक कोना था जो पूरी तरह शांत था। वहां बैठा था आरव। उसकी निगाहें लगातार दरवाजे की ओर थीं। वो सान्वी का इंतजार कर रहा था। वो लड़की जिसकी हर चुप्पी आरव के अंदर गूंजती थी। वो अधूरी मुस्कान जिसे पूरा करने का सपना उसने देख लिया था। वो आज पूरे कॉलेज के सामने उसे बताने वाला था कि वो उससे पार करता है। शाम होते होते फेयरवेल कार्यक्रम शुरू हुआ। छात्र मंच पर चढ़कर भाषण दे रहे थे, यादें बांट रहे थे, लेकिन आरव का ध्यान मंच पर नहीं था। तभी दरवाजे से सान्वी अंदर आई। वो नीले रंग की साड़ी में थी, उसके खुले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी चाल में एक अलग ठहराव था, जैसे वो हर कदम सोच समझ कर रख रही हो। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन अंदर कुछ बुझा बुझा था, जैसे कोई अंतिम विदाई देने आई हो। आरव उसे देखकर खड़ा हो गया। दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने तय कर लिया कि अब और देर नहीं करेगा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद आरव ने सान्वी को कॉलेज के पीछे वाले पार्क में बुलाया। वही जगह जहां वे अक्सर बैठते थे, अपने ख्यालों को साझा करते थे और बारिश के बूंदे गिनते थे। आज वहां सिर्फ वो दोनों थे और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। पेड़ की शाखाएं हिल रही थीं, जैसे वो भी कुछ कहने को बेचैन हो। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, सान्वी, मुझे नहीं पता तुमने इस कॉलेज में क्या पाया या खोया, लेकिन मैंने तुम्हें पाया है और तुम्हें खोने का ख्याल भी मेरी रूह को हिला देता है। सान्वी चुप रही। उसकी नजरें जमीन पर गड़ी थीं। आरव ने उसकी ठुड्डी थामकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। मैं तुमसे प्यार करता हूं सान्वी, और चाहता हूं कि ये अधूरी मुस्कान अब पूरी हो जाए, मेरे साथ। सान्वी की आंखें भर आईं, लेकिन उसमें खुशी नहीं थी। डर था, बेचैनी थी और एक गहरी लाचारी। वो कांपते हाथों से अपनी जेब में एक चिट्ठी निकाली, उसे आरव के हाथ में थमाते हुए बोली, अगर मैं कल ना रहूं तो ये पढ़ लेना। आरव हंस पड़ा। क्या यार, ऐसा क्यों बोल रही हो? लेकिन सान्वी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोली, कुछ अधूरी कहानियां पूरी नहीं होती आरव, वो बस अधूरी रहकर ही जिंदा रहती हैं। फिर वो मुड़ी और चली गई। आरव वहीं खड़ा रह गया, हाथ में वो चिट्ठी लिए जिसे उसने तुरंत खोलना ठीक नहीं समझा। रात ढली, सुबह हुई, लेकिन कुछ बदला नहीं, सिवाय इसके कि सान्वी कॉलेज नहीं आई। उसका हॉस्टल रूम खाली था, कोई नोट, कोई सामान, कुछ नहीं, जैसे वो कभी थी ही नहीं। हॉस्टल की रजिस्टर में आखिरी एंट्री थी, रूम क्लियर किया गया है। आरव घबरा गया। उसने लाइब्रेरी, कैंटीन, पार्क, हर जगह तलाश की। दोस्तों से पूछा, टीचर्स से बात की, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता था। जब 3 दिन गुजर गए और सान्वी की कोई खबर नहीं मिली, तब उसे याद आया, वो चिट्ठी। चिट्ठी का सच। आरव ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। पीले कागज पर नीली स्याही से लिखा था, आरव, अगर ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब वहां नहीं हूं जहां तुम मुझे ढूंढ रहे हो। तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है आरव, उतनी सच्ची जितनी मैं चाहती थी कि कोई मुझसे करे। लेकिन मेरी जिंदगी सीधी नहीं है, मेरा अतीत बहुत गहरा और खतरनाक है। तुम्हारे साथ रहकर मैंने कुछ पल खुद को जिया, लेकिन ये जानते हुए कि मैं ज्यादा दिन झूठ में नहीं रह सकती। मेरी मुस्कान अधूरी है क्योंकि मेरा सच अब तक किसी को नहीं पता, और शायद न पता चले। लेकिन जब भी ये चिट्ठी पढ़ो जानना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
पर कुछ अधूरी कहानियां अधूरी ही खूबसूरत होती हैं। सानवी। चिट्ठी खत्म होते होते आरव की आंखें भीग चुकी थी। वो बेंच पर बैठ के सिर झुका लिया और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, तू चला गया, लेकिन ये अधूरी कहानी कैसे खत्म होगी? हफ्ते बीत गए, महीने गुजर गए, लेकिन वो शाम, वो चिट्ठी और वो अधूरी मुस्कान आरव के साथ रह गई। उसने कॉलेज छोड़ दिया, शहर बदल दिया, लेकिन यादें नहीं बदलीं। वो अब हर मुस्कुराते चेहरे में सानवी को ढूंढता था, हर चुप लड़की की आंखों में वो अधूरी कविता पढ़ने की कोशिश करता था। कभी कभी उसे लगता कि सानवी कहीं पास ही है, बस जमाने की भीड़ ने उसे छुपा लिया है, और एक दिन वो फिर मिलेगी उसी मुस्कान के साथ, शायद पूरी। पर क्या वो मुस्कान कभी पूरी होगी? पार्ट 4, चिट्ठी का सच। कॉलेज से सानवी के अचानक गायब हो जाने के बाद आरव जैसे टूट गया था। दिन रात वो बस एक ही सवाल से जूझ रहा था, आखिर सानवी गई कहाँ? किसी को कुछ नहीं पता था। दोस्तों, प्रोफेसरों, हॉस्टल वार्डन से लेकर शहर की गलियों तक उसने हर जगह उसकी तलाश की, लेकिन जैसे वो लड़की कभी थी ही नहीं। उसकी मौजूदगी जैसे किसी धुंध की तरह हवा में घुल गई थी। आरव दिन भर बेंच पर बैठा रहता, जहां वो दोनों साथ बैठा करते थे। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो वहां लौटेगी, लेकिन हर शाम वो उसी उम्मीद के साथ अकेला लौटता। तभी एक दिन बारिश की एक और शाम, जब उसका मन टूट चुका था, उसे अपनी डायरी के बीच में वही चिट्ठी मिली जो सानवी ने फेयरवेल की रात उसे दी थी। चिट्ठी पीले कागज पर नीली स्याही में लिखी गई थी। उस पर अब भी उसकी महक थी, हल्की सी जैस्मिन की खुशबू जो अक्सर सानवी के आसपास रहती थी। आरव ने कांपते हाथों से चिट्ठी को खोला। आरव, अगर ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब वहां नहीं हूं जहां तुम मुझे ढूंढ रहे हो। तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है आरव, उतनी सच्ची जितनी मैं चाहती थी कि कोई मुझसे करे। लेकिन मेरी जिंदगी सीधी नहीं है। मेरा अतीत बहुत गहरा और खतरनाक है। तुम्हारे साथ रहकर मैंने कुछ पल खुद को जिया, लेकिन ये जानते हुए कि मैं ज्यादा दिन झूठ में नहीं रह सकती। मेरी मुस्कान अधूरी है क्योंकि मेरा सच अब तक किसी को नहीं पता, और शायद ना पता चले। लेकिन जब भी ये चिट्ठी पढ़ो, जानना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर कुछ अधूरी कहानियां अधूरी ही खूबसूरत होती हैं। सानवी। आरव ने चिट्ठी को बार बार पढ़ा। हर शब्द उसके सीने पर जैसे चाकू सा चल रहा था। वो अब सिर्फ उस प्यार में नहीं था, बल्कि उस अधूरेपन का हिस्सा बन चुका था जिसे सानवी जी रही थी। चिट्ठी पढ़कर आरव की आंखों के सामने उसकी हर स्मृति जैसे फिर से जिंदा हो गई। वो पहली मुलाकात, लाइब्रेरी की किताब, वो अधूरी मुस्कान, वो बारिश में कॉफ़ी, और वो अधूरी कहानी जिसने उसे डायरी में लिखने को कहा था। पर सवाल ये था कि सानवी क्यों गई? क्या वो किसी खतरे से भाग रही थी, या खुद एक रहस्य थी? आरव ने चिट्ठी को पढ़ते ही एक फैसला किया। वो इस अधूरी कहानी को अधूरी नहीं रहने देगा। उसने उसी डायरी को खोला जिसमें सानवी ने पहले पन्ने पर लिखा था, कुछ कहानियां पूरी होने के लिए नहीं लिखी जाती, बस याद रह जाने के लिए होती हैं। पर आरव अब सिर्फ यादों में जीने नहीं वाला था, वो कहानी को खत्म करना चाहता था। तलाश की शुरुआत। आरव ने सबसे पहले कॉलेज के रिकॉर्ड्स खंगाले। वहां से उसे पता चला कि सानवी का दाखिला भी कुछ अजीब तरीके से हुआ था। उसकी फाइल में कई डॉक्यूमेंट्स अधूरे थे और उसका पता भी 2 बार बदला गया था। फिर वो गया सानवी के हॉस्टल रूम में। वार्डन से बात करके उसने वो कमरा देखा जहां वो रहती थी। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन एक कोने में ड्रेसिंग टेबल के नीचे एक पुराना पेंडेंट मिला। उसमें एक छोटी सी तस्वीर थी। सानवी एक औरत के साथ खड़ी थी। वो औरत कौन थी? माँ, बड़ी बहन, या कोई और? आरव ने उस तस्वीर की कॉपी करवाई और शहर के पुराने स्कूलों में घूमने लगा। शायद कोई उसे पहचान ले। कई हफ्तों तक उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर एक दिन एक स्कूल में प्रिंसिपल ने उसे पहचाना। ये लड़की कुछ साल पहले हमारे यहाँ पढ़ती थी, लेकिन फिर अचानक स्कूल बदल लिया। कुछ पुलिस केस जैसी बात भी हुई थी, किसी मर्डर केस की गवाही के चलते। आरव सन रह गया। मर्डर केस? क्या सानवी किसी अपराध की गवाह थी, या खुद उस कहानी का हिस्सा? अब सारी तस्वीरें जुड़ रही थीं। सानवी ने आरव से दूरी इसलिए बनाई क्योंकि अगर वो उसके करीब रहती तो शायद उसकी जान को खतरा होता। तो आरव ने सोचा, क्या उसे खुद को बचाने के लिए सानवी से अलग होना पड़ा, या किसी ने उसे मजबूर किया? और अगर सानवी ने गवाही नहीं दी तो क्या वो आज भी खतरे में है? दिल और दिमाग की लड़ाई।
आरव की रातें अब नींद से खाली और सवालों से भरी होती थीं। वो एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठ पा रहा था। उसके सामने बस सानवी की मुस्कुराहट, उसकी चुप्पी और वो चिट्ठी घूम रही थी। उसने फैसला किया कि चाहे जो हो वो सानवी को ढूंढ निकालेगा, क्योंकि अब ये सिर्फ प्यार नहीं रहा था, ये जिंदगी की सबसे सच्ची जद्दोजहद बन चुकी थी। वक्त की चाल। दिन, हफ्ते और फिर महीने बीते। आरव एक एक सुराख के पीछे भागता रहा, लेकिन कोई ठोस कड़ी नहीं मिल पाई। पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन एक पुराने अखबार के ऑफिस में उसे सानवी की एक और तस्वीर मिली, कुछ सामाजिक संस्था के कार्यक्रम में। चेहरा थोड़ा छुपा हुआ, लेकिन नजरें वही। उस संस्था की शाखा एक पहाड़ी शहर में थी। आरव ने बिना सोचे वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही आरव उस शहर पहुंचा, वो नहीं जानता था कि अब वो जिस सच्चाई के पास जा रहा है, वहां से लौटना शायद उतना आसान ना हो। पार्ट 5 वापस आज। बरसों बाद एक और बरसात की रात। वही पुराना स्टेशन, वही कोहरा और वही अधूरी कहानी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी। बारिश की बूंदें धातु पर टपक रही थीं। चारों तरफ कोहरा छाया था और प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। उसी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक लड़की उतरी, हाथ में पुरानी सी शॉल लपेटे, आंखों में थकान और होठों पर वही अधूरी मुस्कान। वो थी सानवी। जैसे ही उसने कदम रखा, कुछ यादें उसकी आंखों के सामने दौड़ने लगी। आरव की आंखें, उसका हाथ थामने का अंदाज, और वो आखिरी शाम। वहीं दूसरी ओर एक खंबे के पास खड़ा था आरव। 5 सालों की तलाश, थकावट, नाउम्मीदी और फिर एक उम्मीद। आज वो सब कुछ एक साथ उसकी आंखों में चमक रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें भारी हो चुकी थी। उसने खुद से वादा किया था कि अगर सानवी कभी सामने आई तो वो कोई सवाल नहीं पूछेगा, बस उसका हाथ थाम लेगा। लेकिन जब कोई अतीत इतना भारी हो तो खामोशियां भी चीखने लगती हैं। सानवी प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठ गई। उसके हाथ में वही पुराना खत था, जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, आरव। आरव कुछ देर उसे देखता रहा, फिर कदम बढ़ाए। जैसे ही पास पहुंचा, सानवी ने बिना देखे कहा, काफी देर हो गई। आरव ठिठक गया। उसकी आवाज़ अब भी वैसी ही थी, मुलायम पर बोझिल। तुम मुझसे बात कर रही हो? उसने पूछा। सानवी ने पहली बार उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पानी तैर रहा था, लेकिन वो मुस्कुराई। हाँ, क्योंकि तुम वही हो ना जिसने मुझे लिखा था कि वक्त आने पर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। वो बगल में बैठ गया। कुछ देर दोनों खामोश रहे, सिर्फ बारिश की आवाज़ थी और ट्रेन की इंजन की गुनगुनाहट। तुम कहाँ चली गई थी सानवी? आरव ने आखिरकार पूछा। सानवी ने चुपचाप सामने देखा। उसकी उंगलियां अब भी उस खत के किनारे को सहला रही थीं। वहां, जहां मुझे कोई ढूंढ न सके। आरव उसकी ओर झुका। क्यों? क्या इतना मुश्किल था किसी अपने को साथ रखना? सानवी ने उसकी आंखों में देखा, फिर कहा, तुम अपने कह रहे थे, पर अगर मैं किसी की दुश्मन बन चुकी होती तो क्या तब भी अपने रहते? आरव का चेहरा सख्त हो गया। तुम क्या कहना चाहती हो? सानवी की आंखें अब खुलकर बहने लगी थीं। मैं एक गवाही थी आरव, एक ऐसी गवाही जिसने एक बड़े नाम को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। और उसकी कीमत थी मेरी आज़ादी, मेरी पहचान, मेरी हर मुस्कान। आरव को जैसे बिजली का झटका लगा। तुमने कहा था कि कुछ अधूरी कहानियां अधूरी ही खूबसूरत होती है, पर तुमने मुझे उस अधूरेपन में छोड़ दिया। क्या मुझे हक नहीं था जानने का कि तुम किस आग में जल रही हो? सानवी ने धीमे से कहा, अगर बताती तो तुम भी उस आग में झुलस जाते। मैंने तुम्हें बचाया है, छोड़ा नहीं। आरव ने गहरी सांस ली। उसके सामने अब वही लड़की थी जिससे वो आज भी उतना ही प्यार करता था, लेकिन अब वो महज एक प्रेमिका नहीं, एक जिंदा सबूत थी, किसी ऐसे सच की गवाह जिससे सारा सिस्टम कांप गया था। क्या अब तुम डर में नहीं हो? आरव ने पूछा। हूं, लेकिन अब थक गई हूं भागते भागते, अब और नहीं। उसने एक बैग खोला और उसमें से कुछ फाइलें निकाली। ये वो सबूत हैं जो मैंने छिपा कर रखे थे। अगर कुछ होता तो कोई ना कोई इसे दुनिया के सामने ला देता, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि तुम इसे संभालो। आरव ने वो फाइलें हाथ में ली। उनमें केस की डिटेल्स थीं, फोटो, रिकॉर्डिंग्स और बयान। तुम क्या चाहती हो मैं करूं इससे? वो करो जो मैं नहीं कर सकी। सच को अधूरा मत रहने दो आरव। आरव अब उलझन में था। एक तरफ उसका प्यार,
दूसरी तरफ एक अपराधी का भंडाफोड़ और तीसरी तरफ सान्वी की सुरक्षा। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा अतीत नहीं, तुम्हारा आज बनना चाहता हूं, पर अगर आज भी खतरा है तो क्या हम दोनों साथ रह सकते हैं? सान्वी ने जवाब दिया, साथ रह सकते हैं, पर हमेशा एक डर के साए में। आरव ने उसका हाथ थामा। डर में भी, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर साया झेल लूंगा। प्लेटफॉर्म की घड़ी ने 11:58 का समय दिखाया। सान्वी खड़ी हुई। मेरी अगली ट्रेन आने वाली है। आरव ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। कहीं नहीं जाना तुम्हें, अब नहीं। सान्वी ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार एक पूरी मुस्कान आई, अधूरी नहीं। उसने कहा, तो चलो इस बार अधूरी कहानी को मुकम्मल बनाते हैं, साथ मिलकर। और उस रात पहली बार 5 सालों में बारिश भी गवाह बनी 2 अधूरी जिंदगियां एक मुकम्मल कहानी में बदलने की। पार्ट 6 अधूरी कहानियों की अदालत। प्लेटफॉर्म पर आरव और सान्वी के बीच जो बातचीत हुई, उसने सिर्फ उनके रिश्ते को नहीं बल्कि पूरी कहानी की दिशा को बदल दिया। अब ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं रही, अब ये सच और झूठ की जंग थी। अब तक जो अधूरी थी, अब उसे पूरा करना ही दोनों का मकसद बन चुका था। आरव ने वो सारी फाइलें अपने बैग में रख लीं जो सान्वी ने उसे दी थी। बयान, ऑडियो क्लिप्स, गवाहों की तस्वीरें और कोर्ट की अधूरी कार्यवाही की प्रतिलिपियां। ये सब एक बहुत बड़े माफिया के खिलाफ सबूत थे, जिसे देश का कानून भी आज तक गिरफ्तार नहीं कर सका था। सान्वी ने जो किया था, वो सिर्फ एक गवाही नहीं थी, वो एक साजिश को उजागर करने का बीज थी। लेकिन उसका अकेले खड़ा रहना मुमकिन नहीं था। अब उसे एक साथी मिल चुका था, आरव। अगले दिन आरव और सान्वी ने एक अनजान शहर में एक छोटी सी लॉज में कमरा लिया। वहां से उन्होंने अपने पुराने कॉलेज के दोस्त यानी हितेश से संपर्क किया, जो अब एक स्वतंत्र पत्रकार था। हितेश ने आरव की बात सुनकर पहले तो चुप्पी साध ली, लेकिन जब उसने सबूत देखे तो उसकी आंखों में चौंक और जोश एक साथ आ गया। भाई, ये तो बहुत बड़ा केस है, हितेश ने कहा। अगर हम इसे सही तरीके से पेश करें तो पूरा सिस्टम हिल सकता है, लेकिन खतरा भी बड़ा है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, खतरा तो है, पर अब पीछे हटना नामुमकिन है। हितेश ने अपनी टीम को तैयार किया और एक डिजिटल डॉक्यूमेंट्री सीरीज की योजना बनाई, साया, जो सच के साथ चलता रहा नाम से। रात को सान्वी खिड़की के पास बैठी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। आरव उसके पास आया और चुपचाप उसके बगल में बैठ गया। डर लग रहा है, उसने पूछा। सान्वी ने धीरे से कहा, अब डर नहीं, सिर्फ थकावट है। 5 सालों से खुद से लड़ते हुए अब लग रहा है कि जैसे कुछ बदल सकता है। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। अब हम साथ हैं सान्वी, अब जो भी होगा मिलकर झेलेंगे। कुछ दिन बाद हितेश ने पहला एपिसोड रिलीज किया। उसमें सान्वी का चेहरा छिपा रखा गया था, लेकिन उसकी आवाज़ में वो सच्चाई थी जो सीधे दिल में उतरती थी। एपिसोड वायरल हो गया। मीडिया, सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, हर जगह साया की चर्चा होने लगी। लेकिन इसके साथ ही खतरा भी करीब आने लगा। उसी रात उनके लॉज के बाहर एक संदिग्ध बाइक सवार मंडराता रहा। एक बार तो कमरे की बिजली भी चली गई, लेकिन आरव और सान्वी डरे नहीं। आरव ने कहा, जैसे हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, वैसे ही अब सच के उजाले की बारी है। एक टेलीफोन कॉल। अगले दिन आरव के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज़ धीमी और सख्त थी। जो तुम्हारे साथ है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। चुप रहो तो ठीक रहेगा, वरना कहानी अधूरी नहीं रहेगी, जान अधूरी रह जाएगी। आरव चुपचाप फ़ोन काट देता है, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहता। उसने कॉल रिकॉर्ड किया और उसे भी डॉक्यूमेंट्री में शामिल किया। सान्वी ने डर कर पूछा, तुमने कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? आरव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जवाब कहानी में नहीं, अंजाम में होगा। बदलाव की लहर। सीरीज के दूसरे और तीसरे एपिसोड में नाम, तस्वीरें और घटनाएं उजागर की गई। पुलिस और न्यायालय अब इस केस को फिर से खोलने पर मजबूर हो चुके थे। सान्वी को पुलिस सुरक्षा मिली, लेकिन उसे कोर्ट में फिर से गवाही देनी थी, इस बार खुलकर बिना चेहरा छिपाई। वो दिन आ ही गया। कोर्ट में मीडिया, वकील और आम जनता की भीड़ थी। सान्वी ने गवाही दी, हर शब्द स्पष्ट, हर जवाब मजबूती से। माफिया गैंग के वकील ने सवालों से उसकी छवि को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन सान्वी अब टूटी नहीं, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। आरव कोर्टरूम के पीछे बैठा था। उसकी आंखों में गर्व था। उसे लगा कि 5 साल की लड़ाई, अधूरी रातें और टूटती उम्मीदें आज एक मुकाम पर आ पहुंची हैं। अदालत का फैसला। गवाहों, सबूतों और वीडियो साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। फैसला सुनते ही कोर्टरूम में तालियां गूंज उठी,
लेकिन सबसे ज़्यादा जो सुकून था वो आरव और सानवी की आंखों में था, जैसे किसी ने उनकी अधूरी जिंदगी को पूरा कर दिया हो। 1 महीने बाद आरव और सानवी अब एक शांत से पहाड़ी शहर में रहते हैं। मीडिया ने उन्हें एक लव एंड करेज कपल का नाम दिया, लेकिन उन्हें शोहरत नहीं, सुकून चाहिए था। एक सुबह सानवी बालकनी में बैठकर चाय पी रही थी। आरव उसके पास आया और डायरी लेकर बैठ गया, वही डायरी जो उसने उसे कॉलेज में दी थी। पहले पन्ने पर अब भी वही लिखा था, कुछ कहानियां पूरी होने के लिए नहीं लिखी जाती। लेकिन अब एक नया पन्ना खुला था। सानवी ने उस पर लिखा, लेकिन कुछ कहानियां अगर पूरी हो जाएं तो जिंदगी एक कविता बन जाती है। आरव ने पूछा, क्या अब तुम्हारी मुस्कान पूरी है? सानवी ने कहा, हाँ, क्योंकि अब वो सिर्फ मेरी नहीं, हमारी है। अधूरी मुस्कान अब पूरी हो चुकी थी। अंत, या शायद एक नई शुरुआत।